नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन डीएनए चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा विद्युत धारा के बारे में। तो चलिए देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा की नॉर्मल परिभाषा क्या होती है कि किसी चालक तार में आवेशों की प्रवाह की दर। तो आवेशों की प्रवाह की दर क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई चालक तार है और विद्युत परिपथ में संयोजित है बैटरी से। तो चालक तार होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह की दिशा किस तरह होगी, विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं, आई से। और आई इसकी दिशा किस तरफ होती है, प्लस यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर। और अपन क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस तरफ है, इस तरफ, और धारा किस तरफ जा रही है, इसी तरफ जा रही है, इसके विपरीत। यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है। तो इसे बेस पर अपन क्या बोल सकते हैं कि किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। और क्या कहेंगे इसको, इसकी दिशा। इसकी दिशा की अपन बात करें तो क्या होगी इसकी दिशा, इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर। धनावेश से ऋणावेश की ओर मतलब इसको क्या बोल सकते हैं अपन, धनावेश यानी प्रोटॉन। प्रोटॉन की दिशा ही तो है, प्रोटॉन में होता क्या है, धनावेश। यानी प्रोटॉन की दिशा भी बोल सकते हैं इसको। प्रोटॉन की दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। और इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होगी। यानी सिंपल सी क्या बात है कि विद्युत धारा की दिशा किस तरफ होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर। और धनावेश किसमें होता है, प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन की दिशा जो होगी वो किसकी दिशा होगी, हमारे पास विद्युत धारा की। और इलेक्ट्रॉन की अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस तरफ होगा, जहां जिस तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होगा उसके विपरीत। यानी इस तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ, इसके विपरीत। तो अपन बात करते हैं इसके फॉर्मूले पर। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, तो अभी हमने देखा इसको आई से डिनोट करते हैं। परिभाषा में हमने क्या देखा, आवेशों के प्रवाह की दर। तो ये Q क्या है, आवेश। और दर को अपन किससे लिखते हैं, T से, समय T से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, I बराबर Q अपॉन T। यानी क्या बोल सकते हैं इसको, आवेश बटा समय। आवेश बटा समय हमारे पास क्या आ गया, विद्युत धारा। इसी से अपन मात्रक निकालिए इससे, तो क्या आएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और समय का अपन को पता ही है क्या होता है, सेकंड, यानी कूलाम प्रति सेकंड। और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। और हमारे पास जो आवेश है, आवेश में क्या संबंध होता है, इलेक्ट्रॉन से,
Q बराबर एन ई। इसी बेस पर अपन क्या लिख सकते हैं इसको, I बराबर एन ई अपॉन टी। नया फॉर्मूला हमारे पास आया है I बराबर एन ई अपॉन टी। तो इसमें एन और ई क्या है, जहां एन क्या है, चालक तार से में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और हमारे पास ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। तो क्या हो गया हमारे पास क्यू, इसमें संबंध Q बराबर एन इंटू ई। तो एन हमारे पास क्या है, उस चालक में से, यानी अभी हमने जो डायग्राम बनाया था, इस चालक में से जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, तो उनकी संख्या है वो क्या है, एन से डिनोट करेंगे। और जो ई है उसमें वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। तो इसी फॉर्मूले पर बेस अपन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। तो इसको सोल्व करते हैं चलिए। तो हमें दिया क्या हुआ है, एक कूलाम आवेश, यानी क्या दिया हुआ है, Q आवेश दिया हुआ है, कितना है, एक कूलाम। और हमें ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें n ज्ञात करना है। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, अभी हमने देखा Q बराबर n इंटू ई, Q बराबर एन ई। तो मान रख देते हैं अपन, Q का मान हमें क्या दिया हुआ है, एक कूलाम, तो एक रख दिया। ज्ञात क्या करना है, n, और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना होता है, वो होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू अपन यहां पर रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां से अपन n की वैल्यू सोल्व आउट करेंगे। तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास, 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है, जो आपको डायरेक्टली याद भी रखना है कि एक कूलाम आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो क्या रखना है, 6.25 इंटू 10⁻18। इसी में अगर अपन कोई दूसरा सवाल देखें, दूसरा क्वेश्चन, जैसे किसी विद्युत परिपथ में अपन को क्या दिया हुआ है, 300 कूलाम आवेश दिया हुआ है। 300 कूलाम आवेश कितनी 5 मिनट तक प्रवाहित होता है। किसी विद्युत परिपथ में 300 कूलाम आवेश 5 मिनट तक प्रवाहित होता है। तो इस विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, क्या संबंध होता है इनमें, I बराबर Q अपॉन टी। तो टी Q हमने किस में लिया था, कूलाम में, टी किस में लिया था, सेकंड में। तो ये हमारे पास किस में, यहाँ पर मिनट में। तो इसको अपन चेंज करेंगे सबसे पहले। तो 5 मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में, तो क्या आएगा 300 सेकंड। तो ये वैल्यू अपन को याद रखनी है, I बराबर Q की वैल्यू कितनी है, 300, और समय कितना आ गया हमारे पास, 300 सेकंड। तो क्या आ गया, 1 एम्पियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं चलो। जैसे किसी विद्युत परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी देर तक, मान लीजिए 1 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो उसमें उस चालक तार में उपस्थित आवेश कितने होंगे।
तो सिंपल सा क्या है, अपन को फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले पर जाना है, संबंध देखना है क्या है इनमें संबंध। तो हमारे पास क्या संबंध निकल कर आता है, I बराबर Q अपॉन टी। तो Q निकालना है, Q निकालना है तो I इंटू टी हो गया, ये संबंध हो गया हमारे पास। तो वैल्यू रखनी है अपने को डायरेक्ट, और 1 मिनट यानी मिनट को किस में चेंज करना है, सेकंड में। सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 60, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 30 कूलाम आवेश। ये आ गया हमारे पास दोनों की वैल्यू। इससे आगे अपन बात करेंगे कि विद्युत परिपथ से संबंधित जितने भी उपकरण काम में आते हैं उन सभी की चर्चा करेंगे कि उनको किससे डिनोट करते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त युक्तियां। तो सबसे पहले अपन बात करें सेल। तो सेल को किससे डिनोट करेंगे, यानी इसका एक टर्मिनल बड़ा होगा और दूसरा टर्मिनल छोटा होगा। छोटा होगा जो माइनस और बड़ा वाला प्लस में। दूसरा पॉइंट बैटरी। तो बैटरी किससे मिलकर बनी होती है, सेलों से, यानी दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन क्या कहलाता है हमारे पास, बैटरी। तो संयोजन किस प्रकार होगा, तो इस टर्मिनल पर या इस सिरे पर अपन क्या लेना है, पॉजिटिव, और इस पर नेगेटिव। तो दो या दो से अधिक सेल है हमारे पास, तो क्या कहलाएगा, इनका संयोजन बैटरी कहलाएगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास खुली कुंजी, यानी की चाबी। इसको किससे डिनोट, इस प्रकार। चौथा है हमारे पास बंद कुंजी। इसको इस तरह डिनोट करेंगे, यानी इस पॉइंट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी जब खुली कुंजी होगी तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा, और इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो आप नाम से कंफ्यूज मत हो जाना कि खुली कुंजी है तो मतलब धारा का प्रवाह होगा, तो ये आप गलत मत समझ लेना। तो खुली कुंजी से अपन को क्या समझना है कि धारा का प्रवाह नहीं होगा, और बंद कुंजी यानी बंद है तो धारा का प्रवाह होगा। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे अपन बात करेंगे और युक्तियों की। तो पांचवा पॉइंट हमारे पास प्रतिरोधक तार या फिर प्रतिरोध। तो इसको इस तरह दर्शाएंगे, इसके आगे धारा नियंत्रक। इस तरफ क्या होगा, एरो का निशान। इस तरह इसको धारा नियंत्रक को दर्शाएंगे, और इसको इस तरफ भी दर्शा सकते हैं। तो इसके दो साइन है, दोनों तरह से आप पहचान सकते हो। सातवां पॉइंट हमारे पास बल्ब। तो बल्ब को किस तरह डिनोट करेंगे, इस तरह। तो ये हो गया हमारे पास बल्ब। इसके आगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को किस तरह, इस तरह। वोल्ट मीटर के बाद में अमीटर। अमीटर को किस तरह दर्शाएंगे,
इस तरह। और जो एमीटर होता है इसके अंदर आप ध्यान रखना, विद्युत धारा को मापने का यंत्र। विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या होता है? एमीटर। और इसको विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो दो क्रम होते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। इनकी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे बाद में। तो अभी आप ये ध्यान रखना कि एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में। इसके आगे गैल्वेनोमीटर, इसको किस तरह? जी से। तो ये हो गए विद्युत परिपथ से संबंधित जितनी भी युक्तियां थी उनकी अपने चर्चा कर लिए। इसके आगे अपन बात करेंगे विभव और विभवांतर की। विभव और विभवांतर में सबसे पहले अपन देखेंगे विभवांतर क्या होता है। विभवांतर यानी ये हमारे पास क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में दो पॉइंट रहेंगे, दो सिरे ए व बी। तो ए पॉइंट पर हमारे पास कोई धनावेश है, यानी इस विद्युत क्षेत्र में एक सिरे पर हमारे पास धनावेश स्थित है, उपस्थित है। तो इस धनावेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? विभवांतर। यानी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत परिपथ में एक विद्युत क्षेत्र में एक धनावेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं इसकी। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा हमारे पास? विभवांतर कहलाता है। तो इसी से अपन फॉर्मूला निकालते हैं। विभवांतर का मतलब विभव का अंतर, यानी दो पॉइंट है हमारे पास, तो दोनों जगह पर विभव ही उपस्थित होगा। इसका विभव, तो इन दोनों का विभव, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा हमारे पास? विभवांतर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VB माइनस VA अपॉन W अपॉन Q। यानी ये आवेश क्या हमारे पास? कौन सा आवेश है? एकांक धनावेश, यही आवेश है। और जो किया गया कार्य है W। तो इसके अपन मात्रा की बात रहे तो W यानी कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। और आवेश का आपने पढ़ा था अभी, कूलाम। तो इसी को क्या कहते हैं? वोल्ट। यानी हमारे पास विभवांतर का मात्रा क्या आ गया? वोल्ट। तो ये हो गया हमारे पास विभवांतर की परिभाषा कि विभवांतर क्या होता है। तो वापस देख लीजिए एक बार कि किसी विद्युत परिपथ में, यानी हमारे पास कोई ना कोई परिपथ होगा, विद्युत परिपथ, उसमें एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विभवांतर। और इसके मात्रक क्या है? वोल्ट। अब अपन बात करेंगे विभव के बारे में।
विद्युत विभव। तो विद्युत विभव और विभवांतर में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र। उस तरह जिसमें विभवांतर में क्या थे, 2 पॉइंट थे हमारे पास विद्युत क्षेत्र में। तो इस बार हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट यहां होगा और दूसरा पॉइंट कहां स्थित होगा, अनंत पर लेना अपन को, यानी दूसरा पॉइंट हमारा अनंत पर होगा। तो अनंत से किसी धनावेश को, अनंत से किसी धनावेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा हमारे पास, विद्युत विभव। तो किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव। लाने में किया गया कार्य क्या है, विभव कहलाता है। तो उसमें अपने फॉर्मूला क्या कैसे लिखा था कि इन दोनों को विभव का अंतर, तो यहां पर अपन लिखेंगे वी ए माइनस वी अनंत क्या होगा, W अपॉन Q। तो हमें जैसा ये पता है कि अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0। अनंत पर किसी वस्तु का विभव क्या होगा, अनंत होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 0 हो गया, तो वी ए रहेगा कि सिर्फ, तो वी ए बराबर W अपॉन Q। और मात्रक की अपन बात करें इसकी, तो मात्रक विभव और विभवांतर के सेम ही रहेगा, यानी वोल्ट जो मात्रक विभवांतर का है वही मात्रक किसका रहेगा, विभव का। और विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या था, एमीटर। और इसी तरह विभव और विभवांतर को मापने का यंत्र भी क्या है दोस्तों, एमीटर नहीं है, क्या रहेगा, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर विभव विभवांतर या को मापने का यंत्र। और दोस्तों जो वोल्ट मीटर होता है वो विद्युत परिपथ में किस तरफ लगाया जाता है, समांतर क्रम में। तो ये दो चीजें ध्यान रखने लायक है कि जो एमीटर होता है, धारा को मापने का यंत्र, इसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस तरफ लगाएंगे, समांतर क्रम में। तो ये दो चीजें अपन को ध्यान रखनी है। इसी से रिलेटेड अगर किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज यानी V अगर 0 है तो आवश्यक रूप से उसमें प्रवाहित धारा, उस परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान भी क्या होगा, 0 होगा। यानी अगर V 0 है, वोल्ट 0 है, वोल्टेज 0 है, तो प्रवाहित धारा I का मान भी क्या होगा, 0 होगा। और अगर प्रवाहित धारा 0 है, तो ये आवश्यक नहीं है कि वोल्टेज का मान भी 0 हो। ऐसा क्यों?
क्योंकि विद्युत धारा का मान किस पर डिपेंड करता है? वोल्टेज पर। सॉरी, विद्युत धारा किस पर निर्भर करेगी? वोल्टेज पर। और इसमें एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि विद्युत धारा किस पर निर्भर करेगी? वोल्टेज पर। और विद्युत धारा का मान यानी इसकी वैल्यू, विद्युत धारा का मान परिपथ में पड़ने वाले लोड पर निर्भर करेगा। इस वजह से यह आवश्यक है कि जब वोल्टेज का मान जीरो होगा, तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान भी जीरो होगा। और जब परिपथ में प्रवाहित धारा का मान जीरो होगा, तो यह आवश्यक नहीं है कि उस परिपथ में वोल्टेज का मान भी जीरो हो। तो विभव विभवांतर पर बेस्ड अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलो, दस वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के मध्य तीन कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तीन कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो विभवांतर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q। यह फॉर्मूला होता है, इनके बीच में रिलेशन होता है। तो विभवांतर की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? 10 वोल्ट विभवांतर यानी 10 वोल्ट। और W में निकालना है कार्य। और आवेश का मान कितना दिया हुआ है? 3 कूलम आवेश। तो 3 कूलम हो गया। तो यहां से W का मान क्या आ जाएगा? 10 इंटू 3 बराबर 30 जूल। यानी 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 30 जूल कार्य करना पड़ेगा। अब अपन बात करेंगे विद्युत धारा के प्रकार। दो प्रकार होते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। विद्युत धारा के प्रकार। तो दो प्रकार होंगे, प्रत्यावर्ती धारा जिसको किससे डिनोट करेंगे? AC से। और दूसरा कौन सा है? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट DC। और ये क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। और ये क्या है? डायरेक्ट करंट DC। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? परिभाषा की अपन बात करें तो वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ बदल जाती है। समय के साथ बदल जाती है। उसी को अपन क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। और ये धारा बदलती क्यों है? क्योंकि आवर्ती के कारण धारा का मान परिवर्तित होता है।
यानी फ्रीक्वेंसी आवर्ती जो होगी वो इस मान को क्या करेगी, कभी कम कभी ज्यादा, यानी इस तरह वेव्स होगी। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो प्रत्यावर्ती धारा का मान होगा वो कभी ऊपर कभी नीचे की तरफ, यानी कभी अधिक होगा और कभी कम होगा। ये किस तरह होगा कि ये एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा का मान 100 बार चेंज होगा, 100 बार चेंज होता है। और इस आवृत्ति का मान कितना होता है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा को चेंज करने के लिए प्रयुक्त होती है। इसी के अंदर अपन बात करें कि हमारे घर में जो लाइट आती है, हमारे घर में जो करंट आता है वो कौन सा होता है, अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घरों में आने वाली धारा कौन सी है, प्रत्यावर्ती धारा, एसी। और उसका मान कितना होता है, 220 वोल्ट। 220 वोल्टेज की धारा हमारे घरों में आती है और उसकी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा की होती है। और एसी के यानी प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम उत्पादन की अपन बात करें तो कितना होता है, 11 किलो वोल्ट, यानी 11,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट की धारा हमारे उत्पादित की जाती है। और जो विद्युत जनरेटर होता है यानी जनरेटर, जनरेटर क्या करता है, जनरेटर से उत्पादित धारा वो भी कौन सी होती है, एसी, प्रत्यावर्ती धारा। जनरेटर प्रत्यावर्ती धारा उत्पादित करता है। तो ये पॉइंट भी अपन को ध्यान रखना है। तो ये हो गया संबंध प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित जितने पॉइंट थे हमने चर्चा कर लिए। इससे आगे अपन बात करेंगे दिष्ट धारा के बारे में। तो चलिए देखते हैं दिष्ट धारा क्या होती है। दिष्ट धारा वह धारा जिसका मान वह दिशा मान व दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है। और अपरिवर्तित रहने का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें आवर्ती का मान क्या होगा, शून्य। आवर्ती का मान शून्य होता है। और जब आवर्ती का मान शून्य होगा यानी जो धारा है वो कम या अधिक नहीं होगी। इस वजह से जो हमारा डीसी यानी डायरेक्ट करंट, जिस धारा का मान वह दिशा समय के साथ नो चेंज रहेगी। इससे संबंधित देखिए अपन कि डीसी को उत्पादित नहीं किया जा सकता। उत्पादित नहीं किया जा सकता तो डीसी आएगी कहां से, तो डीसी को यानी पहले एसी करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करेंगे, डीसी में। यानी प्रत्यावर्ती धारा जब किस में चेंज होगी, डीसी में, तो तब भी क्या बनेगी, दिष्ट धारा। और इसको चेंज करने के लिए क्या बनाया जाता है, रेक्टिफायर, या क्या बोल सकते हैं, डायोड।
डायोड होता है जो प्रत्यावर्ती धारा को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। और इन्वर्टर का क्या रूल होता है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को किस में चेंज करता है, अल्टरनेटिव करंट में, यानी दिष्ट धारा को किस में चेंज करेगा, प्रत्यावर्ती धारा में चेंज कर देगा। और हमारे जिस तरह अपन ने देखा था कि प्रत्यावर्ती धारा में अधिकतम उत्पादन कितना था, 11 किलो वोल्ट, इसी तरह इसमें भी दिष्ट धारा का अधिकतम उत्पादन कितना होता है, 650 वोल्ट। और इसका उपयोग कहां कहां होता है, तो देखा होगा आपने दिवाली के दिनों में या किसी त्योहार पर जो लाइटें लगी होती है उनमें क्या होता है, दिष्ट धारा का ही यूज किया जाता है। यानी कहां कहां यूज होगा, सेल, बैटरी, विद्युत लाइट, आर्क वेल्डिंग, इन सभी में, यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने भी होते हैं उनमें क्या होगा, दिष्ट धारा का उपयोग किया जाएगा। तो ये डिफरेंस है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में, कि दिष्ट धारा में क्या होता है कि समय के साथ इसका मान और दिशा चेंज नहीं होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि आवर्ती का मान इसमें क्या होता है, 0, आवर्ती का मान 0 रहेगा तो चेंज कैसे होगी। और इसी के विपरीत प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा कि दिशा वह मान समय के साथ परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि उसमें आवर्ती का मान कितना होता है, हमारे पास 50 हर्ट्ज होता है, इसलिए उसमें चेंज होती रहती है। और डीसी को उत्पादित नहीं किया जा सकता। तो कैसे बनाया जाएगा डीसी को, डायोड करंट को कैसे बनाया जाएगा, जो अल्टरनेटिव करंट होता है हमारे पास, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसी को डायोड या रेक्टिफायर के माध्यम से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, डायोड के माध्यम से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। और इन्वर्टर का काम क्या होता है कि डीसी को यानी दिष्ट धारा को किस में कन्वर्ट करेगा, एसी में। तो अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम। तो ओम का नियम को पढ़ने से पहले अपन क्या देखेंगे, चालक, कुचालक और अर्धचालक, इन तीनों की चर्चा करेंगे। तो विद्युत ऊर्जा के 3 पदार्थ होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो तीनों की चर्चा करेंगे अपन। तो चालक क्या होता है दोस्तों, वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। क्या कहलाएंगे ऐसे पदार्थ, क्या कहलाएंगे, चालक कहलाते हैं। और चालक में क्या होता है, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा, धारा का प्रवाह उतनी आसानी से होगा। तो चालकता का अपन क्रम देखें तो सबसे पहले चांदी, फिर तांबा, फिर सोना और फिर एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा चालक पदार्थ कौन सा होगा, चांदी, फिर उससे कम तांबा, फिर सोना, फिर और लास्ट में एल्यूमिनियम। तो ये क्रम चलता जाएगा। तो चांदी की अपन बात करें तो चांदी क्या हो गया हमारे पास,
यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इस वजह से ऊष्मा का भी चालक होगा। तो ये हो गया चालक के बारे में। तो चालक से अपन क्या ध्यान रखना है कि वे ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता हो। तो सबसे ज्यादा चालकता किसमें पाई जाती है? चांदी में। इसके आगे अपने आता है कुचालक। दूसरा कौन सा है? कुचालक। कुचालक से अपने को क्या ध्यान रखना है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह है, विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है। तो यहां पर क्या रहेगा? विद्युत धारा का मान शून्य। तो उस पदार्थ के अंदर विद्युत धारा का मान क्या रहेगा? शून्य। तो ऐसा पदार्थ जो विद्युत का कुचालक हो, तो सबसे अच्छा कुचालक कौन सा पदार्थ है? सबसे अच्छा कुचालक तो कौन सा है? अभ्रक। अभ्रक जो होगा, जो विद्युत का कुचालक होता है। और इसका क्रम अपन देखें तो सबसे पहले अभ्रक, फिर चीनी मिट्टी, फिर कांच और फिर लास्ट में रबर। तो कुचालक का क्रम कुछ इस तरह होता है। सबसे ज्यादा कुचालक पदार्थ कौन सा है? अभ्रक, फिर चीनी मिट्टी, फिर कांच, फिर रबर। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या होते हैं दोस्तों? वे पदार्थ जो सामान्य ताप पर यानी सामान्य ताप पर तो कुचालक की भांति वह ताप बढ़ाने पर चालक की तरह काम करेंगे। वह ताप बढ़ाने पर चालक की भांति कार्य करते हैं। यानी जो पदार्थ का नॉर्मल टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर यानी उस तापमान पर वो पदार्थ कैसा होगा? कुचालक। और ताप बढ़ा दिया, जब ताप बढ़ा दिया जाएगा तो उस स्थिति में वो पदार्थ किसमें चेंज हो जाएगा? चालक की तरह काम करने लग जाएगा, यानी चालक बन जाएगा। तो कुचालक भी होता है, चालक भी होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अर्धचालक। तो अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? अर्धचालक की अपन बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो अर्धचालक है जो अधिकतर यूज में आते हैं। तो कहां का यूज आते हैं? तो देखा होगा आपने सिम कार्ड जो होता है, सिम कार्ड में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। तो सिम कार्ड में पीछे की तरफ जो चिप लगी होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जितने भी सामान होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉन के सभी पुर्जे अर्धचालकों से बने होते हैं। अर्धचालक पदार्थों से
बने होते हैं। तो ये उपयोग है अर्धचालकों का। तो अर्धचालकों क्या क्या होते हैं अर्धचालक कि सामान्य ताप पर तो क्या होंगे, कुचालक की भांति, सामान्य ताप पर कुचालक की भांति कार्य करेंगे, और जैसे ही उनका ताप बढ़ाया जाएगा, ताप में बढ़ोतरी की जाएगी, तो वो अर्धचालक इसमें चालक की भांति कार्य करने लग जाएगा। तो ऐसे अर्धचालक कौन कौन से हैं हमारे पास, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का यूज कहां पे किया जाता है, जो सिम कार्ड होता है उसके पीछे जो चिप होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। और जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनमें किसका यूज होता है, अर्धचालक पदार्थों का। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे ओम के नियम के बारे में कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।